गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान की क्लास में लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। इससे पिछली क्लास में भी हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के बारे में हमने पढ़ा। लोकतंत्र, जैसा कि पहले की क्लास में भी आपको बताया गया था कि लोक प्लस तंत्र, यानी लोक यानी जनता और तंत्र यानी शासन। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का शासन। अब ये जनता का शासन तो है, लेकिन जनता के शासन का या जनता की कौन सा वर्ग, जनता का कौन सा वर्ग इसमें शासक होता है? जनता में भी पूरी जनता तो एक साथ शासन करने से नहीं, जनता का कौन सा वर्ग इसमें शासन करता है, कौन सा वर्ग शासन। ये एक लोकतंत्र के लिए इसमें एक मत नहीं है, विचारक इतने भी है, ये इसके लिए एक मत नहीं है कि कौन कौन से लोग इसमें शासन करते हैं। कि वास्तव में देखा है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन कर रहा है, तो जनता के लिए या एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है या एक व्यक्ति समूह के या किसी वर्ग के द्वारा हो रहा है। कि वास्तव में सत्ता का उपभोग, इस सत्ता का उपभोग किसके द्वारा हो रहा है? इस सत्ता का उपभोग किसके द्वारा हो रहा है? इस संबंध में विचारकों के विविध मत हैं, अलग अलग मत हैं कि सत्ता का वास्तविक उपयोग कौन करता है, शासक और शासित वर्ग में किस तरह के संबंध होते हैं, क्योंकि शासक और शासित वर्ग के आपसी संबंध कैसे हैं, इस संबंध में विचारकों में एक मत नहीं है। जो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आए कि सत्ता का वास्तविक उपयोग किसके द्वारा हो रहा है, कि जनता भी कर रही है तो जनता के किस वर्ग के द्वारा हो रहा है, और शासक और शासित वर्ग है उनके आपसी संबंध कैसे हैं, इसके बारे में विचारकों के अलग अलग मत हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। इन क्वेश्चन के आधार पर जो विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं, उन्हीं मतों के आधार पर हम लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे कि कौन कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत प्रचलित हैं। जो लोकतंत्र के सिद्धांत प्रचलित है उनके बारे में आपको बताते हैं कौन कौन से सिद्धांत इस समय लोकतंत्र के चल रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो सिद्धांत है पहला जो सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत, दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। इसका जो सिद्धांत है लोकतंत्र का
विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण। चौथा जो सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। और पांचवा जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। ये पांच सिद्धांत जनरली लोकतंत्र में प्रचलित हैं, जो अपने अपने तरीके से लोकतंत्र की अलग अलग व्याख्या करते हैं। पहला जो सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। फिर है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। और पांचवा जो सिद्धांत है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत या दृष्टिकोण। आज की क्लास में अपन इन्हीं पांच सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो सिद्धांत आता है वो सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का जो उदारवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो विकास हुआ वो पश्चिमी जगत में हुआ। पश्चिम में हुआ, इसका पश्चिमी जगत में हुआ लगभग 3 शताब्दियों से चल। लगभग 300 सालों से लोकतंत्र के जो परंपरावादी दृष्टिकोण हैं, इस दृष्टिकोण में विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं। पश्चिम में होने के कारण, पश्चिम में इसका विकास होने के कारण इसको लोकतंत्र का पश्चिम में होने के कारण इसको लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत, पश्चिम में इसका विकास हुआ तो इसको लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है कि लोकतंत्र का एक पश्चिमी सिद्धांत है, या ज्यादा फेमस था इस कारण से इसको लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा है। पश्चिम में इसका विकास हुआ लगभग 3 शताब्दी पूर्व से लेकर पश्चिम में विकास होने के कारण इसको लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत भी कहा जाता है। जब हमने लोकतंत्र की परिभाषा आपको बता रहे थे कि ज्यादा विकास इसका पश्चिम में हुआ, इस कारण से इसको पश्चिम लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो वही चीज जो लोकतंत्र का जो उदारवादी सिद्धांत था या परंपरावादी सिद्धांत था, इसको लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत काफी लोकप्रिय होने के कारण इसको लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके मतलब विचारकों की बात करें, अगर इस लोकतंत्र के उदारवादी विचारकों की बात करेंगे, किन किन विचारकों ने इस सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनमें के नाम हमारे सामने आते हैं। एक तो हॉब्स, लॉक, रूसो, J.S. मिल, E.H. गिरी
और मॉन्टेक्स। ये विचारक मॉन्टेक्स, अब्राहम लिंकन, हर्बर्ट स्पेंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके इसमें। 3 नंबर के लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन से थे? आप देखेंगे हॉब्स, लॉक, रूसो, जेम्स मिल, E.H. गिरी, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, हर्बर्ट स्पेंसर। ये विचारक थे जिन्होंने लोकतंत्र के परंपरागत या उदारवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। प्रमुख विचारक ये माने जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता और अधिकार के संबंध में इस सिद्धांत की व्याख्या करी है, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे क्या इन्होंने लोकतंत्र के संबंधित जो अपने विचार प्रस्तुत किए विचारकों के द्वारा, उन विचारकों का अध्ययन करते हैं कि इन विचारकों ने व्यक्ति के सुख, अधिकार के संबंध में क्या क्या बातें बोली है। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि व्यक्ति एक, सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है। पहले जो मैंने बात बताई व्यक्ति के सुख और अधिकार के संबंध में कि व्यक्ति एक बुद्धिमान प्राणी है और व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि उसको ये पता रहता है कि किस बात में उसका हित है, किस बात में उसका अहित है, यानी अपना हित अहित सोचने समझने की क्षमता उसमें रहती है। दूसरी बात ये बोली है कि विचारक बोलते हैं, उदारवादी सिद्धांत के जो विचारक बोलते हैं कि सभी व्यक्ति मूलतः समान है। इस सिद्धांत के विचारक ये बात कहते हैं कि सभी व्यक्ति मूल रूप से समान होते हैं। बाद में जो इनमें विभिन्नता उत्पन्न होती है कि व्यक्ति जन्म से तो समान होता है, ये विभिन्नता जो बनाई गई है समाज के द्वारा बनाई गई है, व्यक्ति मूल रूप से समान होता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं जो शासन का गठन है, कि शासन का गठन उदारवादी तथा लोकतांत्रिक, कि शासन का गठन उदारवादी तथा लोकतांत्रिक शासन का गठन उदारवादी तथा लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, यानी शासन ऐसा हो जो अपने मूल रूप में उदारवादी हो तथा लोकतांत्रिक जो संविधानवाद है यानी लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल शासन का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों बात करें कि शासन की शक्ति का आधार, ये अगली बात क्या कही इन्होंने कि शासन की शक्ति का आधार जनता होगी। शासन की शक्ति का आधार क्या होना चाहिए? शासन की शक्ति का आधार जनता को मानना चाहिए, जनता होनी चाहिए। शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। और जो शासन चलाने की एक बात उन्होंने होते ही कि शासन चलाने के लिए कुछ निश्चित और आधारभूत नियम होने चाहिए।
कि शासन चलाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, निश्चित नियम होने चाहिए, आधारभूत नियम होने चाहिए। इन नियमों की अगर अपन बात करें कि शासन, एक नियम जैसे शासन किसके द्वारा किया जा रहा है, पूरी जनता तो करेगी नहीं। लोकतंत्र में अपन ने जब बात करी कि लोकतंत्र जनता का शासन है, संपूर्ण जनता तो शासन करेगी नहीं, इसलिए शासन किसके द्वारा होना चाहिए, तो शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। और शासन का जो गठन है, क्या जनता के प्रतिनिधि कौन के गठन होगा, एक प्रतिनिधियों का गठन होगा, कौन से प्रतिनिधियों का गठन होगा, तो बहुमत के सिद्धांत के आधार पर, यानी जिस जनता के जिन प्रतिनिधियों के समूह को बहुमत प्राप्त होता है वो शासन करने का अधिकारी होना चाहिए। अब वो प्रतिनिधियों का समूह कि जहाँ तक अपन बात करते हैं, चाहे उनको राजनीतिक दल कह लो, चाहे किसी रूप में कह लो, यानी शासन करने का अधिकारी वो होना चाहिए जो जिसको चुनाव में बहुमत प्राप्त हो रहा है, यानी बहुमत प्राप्त दल को या बहुमत प्राप्त समूह को शासन करने का अधिकार होना चाहिए। जो भी शासन कर रहा है, इसमें एक चीज और है कि जो शासन कर रहा है, जो भी समूह शासन कर रहा है, वो समूह किसके प्रति उत्तरदायी है। एक समूह है जिसको जनता ने अपने लिए शासन करने के लिए चुना, जाहिर सी बात है अगर जनता उसको शासन करने के लिए चुन रही है तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति समूह को जनता के प्रति ही वो उत्तरदायी रहेगा। यानी जनता चाहे तो उसको जब तक शासन करने देगी जब तक वो जनता के हित में शासन करे। अगले जो इसकी बात करते हैं, अगले विचारों की बात करते हैं कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता है, कि अगले ये क्या कहते हैं विचारक कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं अधिकार प्राप्त होने चाहिए। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त होने चाहिए ताकि व्यक्ति एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जीवन जी सके। ये कहते हैं कि निष्पक्ष राज्य में एक निश्चित समय अवधि पर निश्चित समय अवधि में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। निश्चित समय अवधि कुछ भी हो सकती है, 4 साल, 5 साल, 7 साल, यानी निश्चित अवधि के बाद देश में चुनाव होने चाहिए और चुनाव भी एकदम निष्पक्ष होने चाहिए ताकि जनता अपने वोट का सही प्रयोग कर सके। निष्पक्ष रूप से जो भी प्रतिनिधियों का समूह चुनकर आए वो एकदम निष्पक्ष आए, पक्षपात रहित होना चाहिए। तो जो भी वोट मिले, नेक्स्ट जो बात करते हैं कि जो भी सरकार बने सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। जो भी जनता ने वोट दिया, अपना मत दिया, उसका आदर भी करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हो सकता है कि पिछले समय अवधि में या पिछले चुनाव में जनता ने किसी एक प्रतिनिधि समूह को विजयी घोषित किया हो और में उसको नहीं करके किसी दूसरे जनता के प्रतिनिधि के समूह को राजनीतिक दल के रूप में कह सकते हैं अपन, जो राजनीतिक दल होते प्रतिनिधि समूह दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनाई हो तो सरकार को इसका आदर करना जरूरी है, जो भी जनता का मत है। ये था लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत। अब बात करते हैं अपन लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा? लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत।
यह अगला सिद्धांत है जिसने लोकतंत्र के संबंध में अपनी कुछ मान्यताएं प्रकट की है। इसमें इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे, जो विचारक थे, उनकी बात करें तो उसमें एच जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिल्स, ओलेट, जी डी एच और डिग्री। इन विचारकों ने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया है और बहुलवादी सिद्धांत की अपनी मान्यता दी है। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल जो विचारक है, रॉबर्ट डहल ने बहुलवादी सिद्धांत के विकास, उसके बाद कौन है, पहले तो ये थे जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, एडजेलॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस पॉलेट, जीडीएच कॉल, डिग्री। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस बहुलवादी सिद्धांत का विकास रॉबर्ट डहल के नेतृत्व में किया गया। रॉबर्ट डहल के नेतृत्व में किया और इन्होंने इसको बहुलवादी लोकतंत्र के स्थान कि रॉबर्ट डहल ने इसे बहुलवादी लोकतंत्र के स्थान पर, लोकतंत्र बहुलवादी लोकतंत्र के स्थान पर बहुतंत्रवाद रॉबर्ट डहल ने इसको बहुलवादी लोकतंत्र के स्थान पर क्या नाम दिया, बहुतंत्रवाद नाम दिया। और बहुलवादी विचारकों की बात करें तो बहुलवादी विचारक एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति, यानी बहुलवाद क्या है, एक बहुलवाद नाम से बहुलवाद की एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्ति बहुत से लोगों के हाथ में या बहुत से व्यक्ति समूह के हाथ में होती है। ये लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत। तो आगे बात करते हैं अगले सिद्धांत की, लोकतंत्र का जो अगला सिद्धांत है वो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत इसको अभिजन वर्गीय, इसको अभिजन वर्गीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बच्चों में इसके विचार की बात करें तो कौन कौन इसके विचारक हैं, तो इसके विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, इसके प्रमुख लोकप्रिय विचारक हैं रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, हम सी राइट और मिल्स।
ये इसके प्रमुख विचारक थे रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पैरेटो, वार्न, शिराइ, मिल्स। ये इसके प्रमुख विचारक थे जिन्होंने लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजन वर्गीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें रॉबर्ट मिचेल्स की बात करें कि रॉबर्ट मिचेल्स थे एक जर्मन विचारक थे जिन्होंने अपने विचार अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने अपने विचार द पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक में लिखे हैं। उन्हीं पुस्तक से इनके विचारों को लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को बढ़ावा मिला, बल मिला। क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको साथ साथ बताते रहना कि जैसे लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन थे, तो रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पैरेटो, वार्नम, या द पॉलिटिकल पार्टी पुस्तक लेखक के कौन थे, तो रॉबर्ट मिचेल्स। द पॉलिटिकल पार्टी में रॉबर्ट मिचेल्स के किन विचारों का वर्णन किया गया है, तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतों का वर्णन इसमें किया गया है। एक और इतालवी जो विद्वान थे मॉस्का का वर्णन यहाँ पर मैंने बताया था, ये इतालवी विद्वान थे और इन्होंने जो अपने वर्णन किया है, ये जो इतालवी विद्वान थे, इन्होंने जो अपने लोकतंत्र संबंधी जो विचारों का वर्णन किया है वो पुस्तक है द रूलिंग क्लास, जिसमें इन्होंने अपने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक कौन सी, द पॉलिटिकल पार्टी, और मॉस्का की पुस्तक कौन सी, द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट मिचेल्स कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन विचारक थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इतालवी विचारक। ये लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है जो कहता है कि लोकतंत्र में जो शासन करने वाले होते हैं वो एक अभिजन वर्ग होता है, विशिष्ट वर्ग होता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की बात करते हैं, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद नाम से ही है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है जो इसको सैद्धांतिक रूप, इसके विचार को अगर बात करें जो इसको सैद्धांतिक रूप प्रदान किया, उस सैद्धांतिक रूप प्रदान करने वालों में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप प्रदान किया, लेकिन इसको व्यवहारिक यानी इस सिद्धांत को व्यवहार में जिन्होंने लाए, व्यवहारिक रूप जो उन्होंने प्रदान किया, इसमें लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग, ये विचारक कैसे थे जिन्होंने लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। यहाँ पे जो मार्क्सवादी थे इन्होंने इसको डायरेक्ट मार्क्सवादी थे, इन्होंने लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र, इन्होंने मार्क्सवाद को क्या जनवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया, जबकि जो मार्क्सवाद है हम जानते हैं कि मार्क्सवाद पूरी तरह आर्थिक विचारों पर आधारित है, यानी एक तरह से इन्होंने लोकतंत्र का आर्थिक लोकतंत्र का रूप प्रस्तुत किया था, लेकिन इन विचारकों ने, मार्क्सवादी विचारकों ने लोकतंत्र को किस रूप में जाना, जनवादी लोकतंत्र के रूप में हमको दिखला। आखिरी जो इसका सिद्धांत आता है बच्चों, वो सिद्धांत है समाजवादी सिद्धांत।
इसलिए लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है, ये लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत था जो लोकतंत्र का, इन दोनों का मिला जुला, यानी इन दोनों को मिला दिया गया, तब लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत सामने आया। यानी लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत का मिला जुला रूप है। इसमें उदारवादी लोकतंत्र क्या कहता है कि उदारवादी लोकतंत्र कहता है कि व्यक्ति में अपने हित समझने की क्षमता होती है, यानी इतना विवेकशील प्राणी होता है व्यक्ति। जब इतना विवेकशील प्राणी होता है, अपना हित ही समझता है, तो इसमें कहा गया है कि राजनीतिक रूप से अगर बात करें कि की राजनीतिक स्वतंत्रता कि व्यक्ति को क्या माना गया है कि स्वतंत्र प्राणी माना गया है, तो इसमें उदारवादी सिद्धांत में तो व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई। और मार्क्सवादी सिद्धांत में जैसे कि हमने बताया, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप किस रूप में सामने आता है? लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के रूप में सामने आता है। ये लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत है, जो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के रूप में बल देता है और संसदीय शासन व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से राजनीतिक जो स्वतंत्रता की रक्षा तभी तक संभव हो सकती है जब इसके आर्थिक समानता, यानी राजनीतिक समानता तो हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको आर्थिक समानता भी प्राप्त करनी जरूरी होगी। ये जो लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको आज की क्लास से लेकर कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी समस्या, आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। धन्यवाद।